क्योंकि हर एक इंसान को आयरन टावर के अंदर बंद कर दिया गया है। हर दिन 25 घंटे की टॉर्चर, मर जाओ और तुम्हें वापस घसीट कर लाया जाएगा ताकि फिर से वही सब दोहराओ। लेकिन मैं साथ देने से इनकार करता हूँ। मैं इस हेल को अपनी पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड बना देता हूँ। हर कोई मुझे इनसेन कहता है, लेकिन मेरा प्लान पूरी ह्यूमैनिटी को बचाना। जिंदा, मैं आखिरकार जिंदा हूँ। मेरी आंखें अचानक खुल गईं। मैंने तेजी से सांस ली। मेरा नाम एवन चेन है। 1 सेकंड पहले मैं नेंट सोल स्टेज पर हेवनली ट्रिब्यूलेशन से पूरी तरह ओब्लिटरेट हो गया था। अब मैं एक डार्क मिजरेबल रूम में हूँ और एक स्केलेटल आदमी पागल और जलती हुई आंखों से मुझे घूर रहा है। तुम जाग गए। तुम्हें रिवाइव करने वाला मैं हूँ। क्या तुम्हें अपना नाम याद है? मैं उसे इग्नोर कर देता हूँ। मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे फाइट बैक करने को कहते हैं, लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी नेंट सोल कल्टीवेशन गायब हो चुकी है। अब मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हूँ। तुम बोल क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से हो? मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है और तुम्हें लॉग इन करना है। नो लॉग इन, नो फूड और वाटर। वह इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे ध्यान से देखता हूँ। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी और यह आदमी भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। मेरा सिर दर्द कर रहा है। पहले मुझे थोड़ा पानी दो, उसके बाद बात करेंगे। वह आदमी पूरी तरह पैनिक में आ गया, जैसे किसी इनविजिबल चीज से डरा हुआ हो। वह मुझ पर चिल्लाया, तुम कोऑपरेट क्यों नहीं कर सकते? क्या इतना मुश्किल है? तभी कई मोटे मैकेनिकल आर्म्स सीलिंग से नीचे गिरे और उसे जमीन पर दबा दिया। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे इलेक्ट्रोक्यूट मत करो। ज़ैप! नीली रोशनी पूरे रूम में फट पड़ी। मैं खुद को कॉर्नर में दबा लेता हूँ और हेल्पलेस होकर देखता हूँ कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी उस आदमी को चीर कर रख देती है। कुछ सेकंड की साइलेंस। हवा में जलते हुए फ्लैश की स्मेल भर गई। वह चारकोल बन चुका था। खत्म। फिर एक कोल्ड मैकेनिकल वॉइस पूरे रूम में गूंज उठी। रिवाइविंग डेक्स, बॉर्न August 1, 2045, साउथ ईस्ट एशिया। मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। इसका क्या मतलब है? फ्लोर पर बना एक स्ट्रेंज जियोमेट्रिक पैटर्न चमकने लगा। एक बॉडी शून्य से असेंबल होने लगी। जो आदमी अभी राख बन चुका था, डेक्स, वह मेरे सामने पूरी तरह अनहार्म्ड खड़ा था। जीरो कॉस्ट रिवाइवल। इससे पहले कि मैं शॉक प्रोसेस कर पाता, डेक्स ने अपनी गर्दन घुमाई और ग्रिन किया। देखा, रूल्स कहते हैं अगर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे नहीं निकाल पाया तो सिस्टम परमानेंटली मुझे डील कर देगा। उसने अपनी आंखें मुझ पर टिका दी। अब तुम्हारी बारी है। मैंने सीलिंग की तरफ देखा और उसी पल मैकेनिकल आर्म्स बाहर निकले। मुझे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने मुझे वॉल पर दबा दिया। डेक्स एक हिडन पैनल तक गया और एक टूल निकाल लिया। कुछ पर्सनल नहीं है, टावर में हर कोई इससे गुजरता है। उसने टूल को तब तक हीट किया जब तक वह लाल चमकने नहीं लगा और फिर मेरी तरफ बढ़ा। 1 मिनट में मैं तुम्हें हर्ट करने वाला हूँ। इंड्योर करने की कोशिश मत करना। बस मुझे नेम्स दे दो। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबके। समझे? मेरे दिमाग में कुछ बज हुआ और अचानक सब कुछ समझ आ गया। वे मुझसे टॉर्चर करके नेम्स निकलवाना चाहते थे। जिन लोगों को मैं जानता हूँ उन्हें भी इसी हेल में रिवाइव करके सफर करवाना चाहते थे। मैं उसे घूरता रहा। बिल्कुल सही। डेक्स मेरे चेहरे को देख रहा था, डिस्पेयर की उम्मीद में। यह जगह सिर्फ एक रीजन के लिए एग्जिस्ट करती है। पेन, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, हर दिन बिना रुके। मर जाओ, रिवाइव हो जाओ, फिर सफर करो। ये कभी खत्म नहीं होता। और सिर्फ बता दूं, यहाँ फूड या वाटर भी नहीं है, तो सिर्फ टॉर्चर नहीं, तुम थर्स्ट से भी मरोगे। फिर रिवाइव होकर दोबारा यही सब सहोगे। एक्साइटमेंट से उसने ग्लोइंग टूल उठाया और बिना हेजिटेशन मेरे चेस्ट पर दबा दिया। बर्न तुरंत हुआ। स्कोच्ड फ्लैश की स्मेल सीधे मेरे दिमाग तक पहुंची। तो डेक्स भारी सांस लेते हुए मेरे करीब झुका। अब बोलने के लिए रेडी हो? लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। मैं बस उसे देखता रहा। कोल्ड, स्टेडी, जैसे कोई गार्बेज के ढेर को देखता है। हाँ, मेरी कल्टीवेशन जा चुकी थी, लेकिन मेरी सोल, जिसे मैंने सैकड़ों सालों तक नेंट सोल कल्टीवेटर बनकर फॉर्ज किया था, अभी भी यहाँ थी। ऑल 5 सेंसेस बंद, पेन कट ऑफ। मेरे लिए ये सांस लेने जितना नेचुरल था। फिजिकल टॉर्चर मीनिंगलेस। तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता? डेक्स के चेहरे का फ्रेंजी जम गया। उसकी आंखें बाहर निकलने को थीं। वह अपना चेहरा मेरे करीब ले आया और देखा कि मेरे माथे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी। मेरे होंठों का कोना कंटेम्प्ट से उठ गया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उस पल मुझसे निकलता प्रेशर डेक्स की डिफेंसेस को पूरी तरह तोड़ चुका था। थड! उसके घुटने जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह कांप रहा था। उसका सारा एरोगेंस गायब हो चुका था। वह बार बार अपना माथा जमीन पर मारने लगा। मुझे सिखाइए प्लीज, मैं भीख मांगता हूँ। मुझे सिखाइए पेन को ब्लॉक कैसे करते हैं। आप जो चाहेंगे मैं करूंगा, एनीथिंग। पेन थ्रेशहोल्ड प्लेजर ट्रिगर बन चुका था। मैंने इस पैथेटिक क्रीचर की तरफ नीचे देखा। सीखना चाहते हो? मैंने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि इवेंचुअली कोई तुम्हारे साथ भी यही करेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। डेक्स पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। टावर में टॉर्चर रोटेट होता रहता है। अभी मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ। 20 या 30 साल बाद कोई और मुझे टॉर्चर करेगा। यह कभी नहीं रुकता। कहते हैं यहाँ सबसे लंबे समय से बंद प्रिजनर को 2000 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 2000 साल। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मैडनेस में भागने का भी कोई तरीका नहीं।
हमेशा पूरी तरह कॉन्शियस, हमेशा इंड्योर करना। जिंदा रहना अस्तित्व खत्म हो जाने से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। अब समझ आया कि मेरी पेन ब्लॉकिंग एबिलिटी ने उसे एक पल में सबमिट क्यों करवा दिया। मैंने अपना एडवांटेज बढ़ाया। अगर तुम्हें किसी को रिवाइव करने के लिए नाम चाहिए और तुम मेरा नाम तक नहीं जानते थे, तो तुमने मुझे जगाया कैसे? ब्रूट फोर्स रिवाइवल मेथड। डेक्स अब कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब तक तुम अरे को इनफ कंडीशंस देते हो, वह किसी को रिवाइव कर सकता है। उदाहरण के लिए, मैंने सरनेम चेन, स्पेसिफिक ईयर, मंथ और मिनट सेट किया। अगर उस एग्जैक्ट मिनट में सिर्फ एक चेन पैदा हुआ था, तो कंडीशंस पूरी हो जाती हैं और अरे उसे खींच लाता है। अगर नहीं होता तो मैं सरनेम बदल देता हूँ। एक एक करके सारे सरनेम ट्राई करता हूँ। इनफ टाइम मिले तो ये अरे हर उस इंसान को खोज सकता है जो कभी भी पैदा हुआ हो। तभी वॉल पर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन चमक उठी। उस पर एक लाल नंबर उभरा, 53%। टेक्स उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डर भर गया। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। उसने अपना टूल उठाया और पागलों की तरह फिर से मुझे हर्ट करना शुरू कर दिया। हर वार के साथ स्क्रीन का नंबर बढ़कर 54% हो गया। देख रहे हो? डेक्स चीखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। हर बार जब मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ, मीटर बढ़ता है। मेरा काम है इसे हर समय 50% से ऊपर रखना। अगर यह नीचे गया, मैकेनिकल आर्म्स परमानेंटली मुझे खत्म कर देंगे। उसने भारी सांस ली और अपने टूल को कसकर पकड़ा। टारगेट पर बने रहने के लिए मैं तुम्हें 15 घंटे हर दिन टॉर्चर करता हूँ। तुम्हें दिन में एक बार परमानेंटली डील किया जाता है, और क्योंकि यहाँ फूड या वाटर नहीं है, मैं हर 2 दिन में खुद को खत्म कर देता हूँ ताकि बॉडी रीसेट हो जाए। 3 साल, पूरे 3 साल तक मुझे यहाँ पिंजरे के जानवर की तरह टॉर्चर किया गया। उस कर्स्ड अरे ने मुझे बार बार मारा और रिवाइव किया। ये जगह पूरी तरह सील्ड थी। एक मक्खी तक अंदर नहीं आ सकती थी। ये सो कॉल्ड टावर असल में एक एयर टाइट प्रिजन था। मैंने इसकी हर इंच में वीकनेस खोजी, लेकिन कुछ नहीं मिला। 90%, इतना काफी है। रूम में डेक्स एक मरे हुए कुत्ते की तरह फ्लोर पर गिरा हुआ था। एग्जॉस्शन और एनवी से मुझे घूर रहा था। तुम्हारी पेन इम्यूनिटी कुछ और ही है। मैं तुम्हें आधा मार देता हूँ और तुम एक आवाज तक नहीं निकालते। वह आरामदायक पोजीशन में पलट गया। मैं खत्म हूँ, मुझे सोना है। वही डील। जब 50 पहुंचे तो मुझे जगा देना, अच्छी नींद लेना, मैंने सपाट आवाज में कहा। 3 घंटे बाद मेरी बैटर्ड और ब्रोकन बॉडी ने आखिर जवाब दे दिया। मेरी विजन अंधेरी हो गई। फिर वही फेमिलियर इलेक्ट्रॉनिक वॉइस सुनाई दी। रिवाइविंग सरनेम चेन। फ्लोर पर ज्योमेट्रिक पैटर्न चमक उठा। मुझे फिर से रिबिल्ड किया गया। जैसे ही मेरी आंखें खुलीं, मैंने कॉर्नर में खर्राटे ले रहे डेक्स की तरफ देखा तक नहीं, मैंने सीधे सीलिंग की तरफ देखा। 3 साल की ट्रायल्स और मौत के बाद मैं पैटर्न जान चुका था। रिवाइवल के बाद मैकेनिकल आर्म्स मेरे लिए आते हैं, लेकिन उनके आने से पहले 90 सेकंड की विंडो होती है। अभी बिना हेजिटेशन के मैंने अपनी उंगलियां पूरे शरीर के प्रेशर पॉइंट्स में घुसा दी। ब्लड इग्निशन, कल्टीवेशन वर्ल्ड से छीनी हुई सीक्रेट टेक्निक। सब कुछ जला दो, लाइफ एनर्जी की आखिरी बूंद तक, सिर्फ एक एक्सप्लोसिव बर्स्ट के बदले। बूम! मेरे शरीर के हर पोर से ब्लाइंडिंग गोल्डन मिस्ट फूट पड़ी। अब मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन था, लेकिन इस एक पल में अपनी ही लाइफ जलाकर पैदा हुई शक्ति टेरिफाइंग से कम नहीं थी। मैंने डोर की तरफ देखा तक नहीं। मैं मोशन की ब्लर बन गया और 3 साल से सील्ड अलॉय डोर पर अपना फिस्ट दे मारा। बैंग! कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। मोटा एलॉय डोर टुकड़ों में बिखर गया। उसी पल रिकॉइल ने मेरी राइट आर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया। बोन्स और टेंडन्स के टूटने की सिकनिंग आवाज आई, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। क्रैश की आवाज से डेक्स जाग गया। उसने स्टन्ड होकर मुझे देखा। तुम क्या कर रहे हो? समय नहीं था। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं रैकेज के बीच से भागा। गोल्डन लाइट मेरे शरीर से चमक रही थी, लेकिन बाहर एक मेटल कॉरिडोर था जो अंतहीन लगता था। दोनों तरफ आयरन डोर्स की लंबी कतारें थीं। हर दिशा से चीखें गूंज रही थीं। यह हेल मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। मैं मुश्किल से 2 कदम ही बाहर निकला था कि कॉरिडोर के दोनों सिरों पर फिगर्स दिखाई दिए, एक्सप्रेशनलेस, बिना किसी ब्रीदिंग के, जिंदा नहीं। इन वार्डन्स ने एक साथ मेटल स्फीयर्स उठाए। अगले ही हार्ट बीट में 100 रेड लेजर बीम्स रोशनी के तूफान की तरह हवा में क्रॉस होने लगी। मेरी करंट स्पीड पर इन्हें डॉज करने के लिए कम से कम फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज चाहिए थी, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक बर्निंग ह्यूमन बॉडी था। इसमें कोई सस्पेंस नहीं था। मैं उन बीम्स से पूरी तरह डिसइंटीग्रेट हो गया। रिवाइविंग सरनेम चेन। लाइट चमकी। मैं फिर से पूरा बन गया, वापस उसी रूम में। जो डोर मैंने डिस्ट्रॉय किया था वह पहले की तरह परफेक्टली रिस्टोर हो चुका था। उस पर एक स्क्रैच तक नहीं था। टावर के लीडर्स ने खुद को दिखाने की भी जरूरत नहीं समझी, जैसे मेरा एस्केप अटेम्प्ट उनके लिए धूल का एक कण हो जिसे उन्होंने बस झाड़ दिया हो। मैं उस डोर को घूरता रहा। मेरी चेस्ट भारी सांसों से उठ गिर रही थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई दरार नहीं। कॉर्नर में डेक्स मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई ऐसी चीज हूं जिसे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और आखिर उसने एक सेंटेंस निकाला,
तुम बाहर कैसे पहुंचे? मैंने गहरी सांस ली और अपनी इमोशंस दबा दी। वो गार्ड्स इंसान नहीं है, उनके पास जो वेपन्स हैं वो इस ईरा के नहीं हैं। डेक्स ने मुश्किल से निगला। तुमने ये भी नोटिस किया? टावर में प्रिजनर्स उन्हें वार्डन्स कहते हैं। अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। वह वॉल से टिक गया। उसकी आंखें होपलेसनेस से भरी थीं। मैं यहाँ कम से कम 125 साल से हूँ। हम प्रिजनर्स ने हजारों बार इस पर बात की है। कोई कभी एस्केप नहीं हुआ। एक थियोरेटिकल प्लान तक नहीं है और बाहर से कोई हमें बचाने भी नहीं आया। बचकर जाओगे कहाँ? मैंने ठंडी आवाज में कहा। डेक्स ने सिर हिलाया। यह टावर 2000 साल से ज्यादा पुराना है। हम सोचते हैं बाहर की दुनिया शायद वॉर में बहुत पहले खत्म हो चुकी होगी। अगर तुम निकल भी गए तो शायद बाहर एक भी इंसान जिंदा ना हो। ये एक डेड एंड था। इन्फर्नो डेडलॉक, एंडलेस इन्फिनिट टॉर्चर रीसेट, ओवरवेलमिंग फोर्स और शायद बाहर पहले से मर चुकी दुनिया। मैं ठंडी मेटल वॉल से टिक गया। मेरे होंठों पर एक कोल्ड स्माइल उभरी। अगर ब्रूट फोर्स से कुछ नहीं हो सकता तो मैं सिस्टम को ग्लिच करूंगा। मैं खुद को डॉर्मेंट स्टेट में डालने वाला हूं। मैंने डेक्स को ऐसे देखा जैसे कोई तय कर रहा हो आज क्या खाना है। वह ब्लिंक करने लगा। कैसे? मेरी सोल ऑर्डिनरी लोगों से कहीं आगे थी। मैंने थ्योरी छोड़कर सीधे प्लान बताया। मैं अपनी कॉन्शियसनेस इरेज करके सोल डॉर्मेंट स्टेट में जा सकता हूँ। उस हालत में मुझे बाहर की कोई चीज महसूस नहीं होगी। चाहे मैं यहाँ दशकों तक रहूं, सेंचुरीज तक या 1000 साल तक, मुझे कुछ महसूस नहीं होगा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए आदेश दिया, अगर टावर में रायट हो जाए या बाहर से कोई रेस्क्यू करने आए तो तुरंत मुझे खत्म कर देना। सिर्फ एक डेथ चाहिए। टावर मेरी स्टेट रिसेट करके मुझे जगा देगा। समझे? बाहर से कोई आएगा? टेक्स कड़वी हंसी हंसा। मैं तो उससे पहले पृथ्वी के फटने की दुआ करूंगा। वो सिर्फ कहने की बात है। अगर मौका आया तो यही हमारा आखिरी कार्ड है। मैंने उसे उम्मीद पकड़ने के लिए कुछ दिया। सिचुएशन पर नजर रखना। जब हम बाहर निकलेंगे मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा। ऐसा कल्टीवेशन जिसमें तुम उड़ सको और इच्छा से गायब हो सको। टेक्स की आंखें तुरंत चमक उठीं। जो कुछ उसने देखा था उसके बाद मैं उसके लिए किसी गॉड जैसा बन चुका था। डील? कुछ भी बदला तो सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। इसके बाद कोई शब्द नहीं। मैंने आंखें बंद की और ऐसी टेक्निक जबरदस्ती एक्टिवेट की जिसे सिर्फ गॉड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर इस्तेमाल कर सकता था। सोल प्रोजेक्शन। रीइंकार्नेटेड नैंड सोल कल्टीवेटर होने के बावजूद इसे इस स्टेज पर इस्तेमाल करना बेहद डेंजरस था। लेकिन यहाँ एंडलेस सफरिंग से बचने के लिए यही मेरा वेपन था। मेरा सिर एक तरफ झुक गया। मैं पूरी तरह मोशनलेस हो गया। डेक्स नर्वस होकर मेरी ब्रीदिंग चेक करने लगा। जिंदा, मरा नहीं। टावर का रिवाइवल सिस्टम चुप रहा। इसने सच में सिस्टम को ग्लिच कर दिया। डेक्स मुझे वाइड आइज से घूरता रहा और इस तरह ये मेरी चीट कोड बन गई। हर दिन डेक्स मुझे डेथ के करीब टॉर्चर करता। मैं रिवाइव होता, 10 मिनट जागता, फिर सोल प्रोजेक्शन करके आइडल हो जाता। दिन महीनों में बदल गए। 1 दशक से ज्यादा गुजर गया। इस लाइटलेस आयरन बॉक्स में समय का कोई मतलब नहीं था। फिर एक दिन रिवाइवल के बाद मैंने आंखें खोली और वॉल स्क्रीन पर एक रेड काउंटडाउन देखा। रेड काउंटडाउन, 6 hours 32 minutes 17 seconds। मैंने कॉर्नर में खर्राटे ले रहे डेक्स की कॉलर पकड़ ली। उठो, स्क्रीन देखो। उसने आंखें खोली और जैसे ही उसकी नजर उन नंबर्स पर गई उसका चेहरा सफेद पड़ गया। खत्म। हम खत्म हो गए। टाइम पूरा हो गया। रोटेशन साइकिल खत्म हो रही है। उसका मतलब? मैंने भौहें सिकोड़ लीं। वे मुझे दूसरे रूम में भेज रहे हैं। कोई और मुझे टॉर्चर करेगा। डेक्स की आवाज कांप रही थी। तुम्हें अंदाजा नहीं कि इस टावर के लोग कितने ट्विस्टेड हो जाते हैं। 165 साल बाद भी तुम कुछ हद तक नॉर्मल हो, लेकिन जो लोग यहाँ 1000 साल से हैं वे अब इंसान नहीं रहे। वे प्योर ईविल बन चुके हैं। वह मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। पूरी डेस्परेशन के साथ मेरे पैरों को पकड़ लिया। क्या तुम सच में मुझे पेन ब्लॉक करना नहीं सिखा सकते? प्लीज, मैं भीख मांगता हूँ। मैं सच में नहीं सिखा सकता। मैंने सिर हिलाया। कोई बहाना नहीं बनाया। एक ऑर्डिनरी बॉडी नेंट सोल लेवल सोल टेक्निक सर्वाइव नहीं कर सकती। डेक्स की आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। वह फ्लोर पर ढेर बनकर गिर गया। उसकी हर सांस डिस्पेयर से भरी थी। हमारे पास जो थोड़ा समय बचा था, मैंने वह सवाल पूछा जो काफी समय से मेरे दिमाग में था। तुमने मुझे ब्रूट फोर्स रिवाइव करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? तुम्हें क्या चाहिए था? रिवॉर्ड्स? डेक्स ने हॉलो और खाली आवाज में जवाब दिया। अगर तुम किसी न्यू अराइवल को रिवाइव करते हो तो टावर तुम्हें अगले टॉर्चर रोटेशन से पहले 1 या 2 साल का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड देता है। कभी कभी एक SIP पानी, एक बाइट खाना या साथ देने के लिए कोई इंसान भी। उसने सूखी आंखों से मुझे देखा। दशकों से मैंने पानी की एक बूंद नहीं पी। क्या तुम सोच सकते हो उस थर्स्ट का एहसास कैसा होता है? मैंने कुछ नहीं कहा। काउंटडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। 30 मिनट बाकी। डेक्स आखिर पूरी तरह टूट गया। उसने अपना चेहरा ढक लिया और स्लॉटर का इंतजार करते जानवर की तरह रोने लगा। मैं नहीं जाना चाहता। 20 साल, मुझे लगातार 20 साल टॉर्चर किया जाएगा। बस मुझे खत्म हो जाने दो। हर रात मैंने सच में खत्म होने का सपना देखा है। मैं उसे चुपचाप देखता रहा। एब्सोल्यूट पावर के सामने हेल्पलेसनेस कुछ ऐसी दिखती है। 5 मिनट बाकी। डेक्स ने अचानक सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था। वह ऐसे मुझसे चिपक गया जैसे कोई डूबता इंसान रस्सी पकड़ रहा हो। तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो। तुम यहाँ से निकल जाओगे, मुझे पता है ना? शायद, मैंने शांत आवाज में कहा।
मैं ऐसे प्रॉमिसेस नहीं करता जिन्हें पूरा ना कर सकूं। मेरा नाम याद रखना, उसे अपने दिमाग में जला लेना। वह दहाड़ा, जैसे डर रहा हो कि मैं एक सिलेबल भी भूल जाऊं। मेरा नाम डेक्स है, बॉर्न अगस्त 1 2035, सुबह 9:13। अगर तुम कभी बाहर निकले तुम्हें मुझे रिवाइव करना होगा। मैं अपनी बाकी सारी लाइव्स तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा सोल्जर, जो भी चाहिए। सुन रहे हो? मैं वादा करता हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर मैं बाहर निकला तो तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। फिर काउंटडाउन 0 पर पहुंच गया। रूम का टेम्परेचर अचानक बढ़ गया। हवा फर्नेस बन गई। रेजिस्टेंस नामुमकिन थी। मैं और डेक्स दोनों इंसिनरेट हो गए। रिवाइविंग सरनेम चेन, कोल्ड मैकेनिकल वॉइस फिर गूंजी। मैंने आंखें खोली और तेजी से सांस ली। वही रूम, लेकिन डेक्स गायब था। स्क्रीन फिर जगमगाई। लेफ्ट साइड पर सरनेम्स, राइट साइड पर स्क्रोलिंग बर्थ डेट्स। वह मुझे फिर उसी क्रूल गेम में धकेलना चाहता था। अपने लोगों के बदले रिवॉर्ड्स लो। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा स्लेव बनूं? सपनों में। मैंने ठंडी हंसी हंसी और स्क्रीन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैं बस बैठा रहा। समय बीतता गया। आखिर सिस्टम का पेशेंस खत्म हो गया। उसने स्क्रीन एक स्नैप के साथ बंद कर दी। फिर वही हॉन्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉइस पूरे रूम में गूंज उठी। रिवाइविंग लियो, बॉर्न मार्च 13th 1980, 900 आवर्स 0 मिनट्स, चाइना। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार। उसने अपना ब्रूट फोर्स लूप शुरू कर दिया, सीक्वेंस को फोर्स करते हुए। बिना थकने वाली मशीन की तरह वही नाम और डेट दोहराता रहा। मैं कोल्ड साइलेंस में देखता रहा। पूरे 1 महीने बाद फ्लोर पर बना जियोमेट्रिक पैटर्न ब्लाइंडिंग लाइट से फट पड़ा। उसके अंदर एक शैडो बनने लगी, जो वायलेंटली ट्विस्ट होने लगी, फिर सॉलिड होकर जमीन पर गिर गई। मेरा नया सेलमेट लियो आ चुका था। लाइट चमकी। लियो की बॉडी रीबिल्ड हुई, लेकिन जमीन पर गिरते ही उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने बिना सोचे अपनी फिंगर काटी, चारों हाथ पैरों पर गिर गया और पोजेस्ड इंसान की तरह गोल्डन ब्लड से नंबर्स लिखने लगा। 39, 85, 54। वह फ्रैंटिकली लिख रहा था और खुद से बड़बड़ा रहा था। 55, 51, 52। मैं इस बिजार रिचुअल को चुपचाप देखता रहा जब तक वॉल स्क्रीन पर 60% नहीं आ गया। तभी लियो ने राहत की सांस ली और आखिरी नंबर्स लिखे। 22, 50। तभी सीलिंग के मैकेनिकल आर्म्स बाहर निकले और उसे वॉल पर पिन कर दिया। ये नंबर्स किस लिए हैं? मैंने भौं उठाई। लियो की नजर अभी भी गोल्डन नंबर पर थी। वह भारी सांसें ले रहा था। मुझे डर था तुम इन्हें मिटा दोगे। तुम अभी टावर में ज्यादा समय से नहीं हो। तुम्हारा दिमाग अभी भी काम करता है। मैंने वहीं बात छोड़ दी। स्क्रीन का नंबर 60% से गिरना शुरू हुआ और धीरे धीरे 50% की तरफ बढ़ने लगा। टावर के रूल्स के हिसाब से इस समय मैं डेजिग्नेटेड टॉर्चरर था। अगर मैं उसे हर्ट नहीं करता तो मुझे पनिशमेंट मिलती। कुछ करो। मीटर रेड लाइन के करीब पहुंचते ही लियो चिल्लाया, अगर तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे तो मैकेनिकल आर्म्स तुम्हें इलेक्ट्रोक्यूट करके राख बना देंगे। मैंने ऊपर देखा तक नहीं, जैसे मैं तुम्हारा फ्री लेबर बनने वाला हूँ। सपनों में मैं रिसेट होना पसंद करूंगा। वैसे भी मुझे पेन महसूस नहीं होता। जैप! ब्लाइंडिंग ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की आर्क्स मेरे शरीर को चीरती हुई निकल गईं। हाई वोल्टेज करंट मेरे पूरे शरीर में दौड़ गया। पूरे रूम में जलने की स्मेल फैल गई। लियो बड़ी आंखों से मुझे देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि मैं चीखूंगा और भीख मांगूंगा, लेकिन मैं बस लाइटनिंग के बीच पड़ा रहा। मेरा एक्सप्रेशन पूरी तरह खाली था। एक भी मसल नहीं हिला। यहाँ तक कि जब मेरा शरीर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगा, उस आखिरी पल में जो नजर मैंने उसे दी उसमें सिर्फ कंटेम्प्ट था, प्योर और एब्सोल्यूट। रिवाइविंग सरनेम चैन। लाइट चमकी। मैं फिर से पूरी तरह वापस आ गया। मैंने कैजुअली अपनी गर्दन घुमाई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लियो का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें सच में दर्द महसूस नहीं होता? कम बात करो। मैंने ठंडी हंसी के साथ सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। फ्लोर पर बने उन नंबर्स का असली मतलब क्या है? जो कुछ उसने देखा था उससे लियो पूरी तरह टूट चुका था। उसने अब कोई दिखावा नहीं किया और सच बता दिया। वह इस रोटेशन साइकिल में हमारे आने का एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प है। उसने निगलते हुए मेरी आंखों में देखा। ईयर 6139, August 15th 1422 और 50 सेकंड्स। मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से टावर के रोटेशन इंटरवल्स हमेशा होल नंबर्स होते हैं। इस एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि अगला रोटेशन कब ट्रिगर होगा। और एक बार तुम्हें यह पता चल जाए, मैंने सपाट आवाज में कहा, तो उससे एस्केप में कैसे मदद मिलेगी? हम वार्डन्स के लूपहोल का फायदा उठाते हैं। लियो की आंखें एक्साइटमेंट से जल उठीं। वार्डन्स के पास इमोशंस नहीं है। वे सिर्फ प्रोग्रामिंग फॉलो करते हैं और कुछ नहीं। अगर उनकी रूल्स में कोई चीज लिखी नहीं है तो उनके लिए वह एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम अभी यहीं खड़े होकर जोर से अपने एस्केप का पूरा प्लान बना सकते हैं। वे हर शब्द सुनेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। और इसी तरह समय बीतता गया। पूरा 1 साल गुजर गया। उस पूरे साल मैं लियो को हाथ लगाने के बजाय हर दिन मैकेनिकल आर्म से इलेक्ट्रोक्यूट होकर राख बनता रहा। मैं पेन को ब्लॉक कर सकता था, इसलिए कुछ न करना टावर का अनपेड एनफोर्सर बनने से बेहतर था। लेकिन इस केयरलेस चॉइस ने लियो की आखिरी डिफेंस लाइन भी तोड़ दी। वह पूरी तरह मान चुका था कि मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज हूँ, कोई ऐसा जिसने किसी रीजन से उसे बचाया है। आखिरकार उसने अपना असली कार्ड खेल दिया। क्या तुमने कभी स्पेस स्टेशन के बारे में सुना है? लियो ने एक्साइटमेंट दबाते हुए अपनी आवाज धीमी कर ली। ऑर्बिट के बाहर वहां सर्वाइवर्स हैं, ऐसे लोग जो सच में टावर से बच निकले। स्पेस स्टेशन? मैंने तुरंत सबसे जरूरी हिस्से पर ध्यान दिया।
खुद को खत्म करो और उन्हें तुम्हें रिवाइव करने दो। बिल्कुल, लियो ने घुटने पर हाथ मारा। ये प्रिजन ब्रेक कम और स्टेशन द्वारा हमें टावर से चुरा लेने जैसा ज्यादा है, उसने जल्दी जल्दी समझाया। स्टेशन की मशीन लगातार रिवाइवल सीक्वेंस चला रही है। वह 1900 से शुरू करके हर सरनेम और बर्थ डेट के हिसाब से पूरी ह्यूमैनिटी को रिवाइव कर रही है। जिस पल स्टेशन तुम्हारा नाम पुकारे, अगर उसी एग्जैक्ट सेकंड तुम्हारे वाइटल साइंस खत्म हो जाएं, तो दोनों अरेज कनेक्ट हो जाते हैं और तुम सीधे ऑर्बिट में खिंच जाते हो, इस हेल से पूरी तरह बाहर। मैंने तुरंत फ्लॉ पकड़ लिया। ये ऑड्स नामुमकिन है। मैं ठंडी और तेज हंसी हंसा। इतिहास के सैकड़ों अरब इंसानों में ये लॉटरी जैकपॉट जीतने जैसा है। सही, कई लाख में एक चांस, लियो ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में लाल नसें उभर आई थीं। यहाँ कुछ लोग 1000 साल से हैं और एक बार भी कनेक्शन विंडो नहीं मिली, लेकिन यही हमारी आखिरी होप है। हमें गैम्बल करना होगा। मैं उसे घूरता रहा। तुम्हारा असली प्लान क्या है? लक नहीं, सच में क्या कर रहे हो? मैथ। लियो की आंखों में तेज चमक आई। उसके शब्द तेजी से निकले। स्टेशन लोगों को सीक्वेंस में रिवाइव करता है, 1900 से शुरू करके सरनेम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जिस पल सीक्वेंस मेरे नाम तक पहुंचेगा, मैं उसी सेकंड खुद को खत्म कर दूंगा। मैं गैम्बल नहीं करता। मैं अपने एग्जिट को गारंटी करता हूं। मैं सिस्टम में लॉक हो जाऊंगा और सीधे स्टेशन तक खिंच जाऊंगा। तुम टाइमिंग कर रहे हो? मैंने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें कैसे पता चलता है कि वे किस सेकंड तुम्हारे नाम तक पहुंचेंगे? तुम्हें क्या लगता है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो क्या कर रहा था? पागलों की तरह फ्लोर पर नंबर्स लिख रहा था। लियो का एक्सप्रेशन तेज हो गया। वही मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट है। ईयर 6139, August 15th, 1422 और 50 सेकंड्स। उसने वॉल स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये मीटर हर 36 मिनट्स में 1% गिरता है। यही हमारी क्लॉक है। और स्टेशन को हर मिनट में हर व्यक्ति के लिए 10 लोगों को रिवाइव करना जरूरी है। हर वेरिएबल को उसमें डालो और मैं सीक्वेंस में किसी भी नाम तक पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट कर सकता हूं। मैंने अंदर ही अंदर धीरे से सांस छोड़ी। मैंने कल्टीवेशन वर्ल्ड में 1000 साल बिताए थे, हर तरह के मास्टर्स से मुलाकात की थी, लेकिन प्योर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस के मामले में मेरे सामने खड़ा यह साधारण दिखने वाला आदमी एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर था। तुम्हें अपने नंबर्स पर पूरा यकीन है? मैंने पूछा। लियो ने एक भी पेपर नहीं उठाया। वो बस बोलता गया। अभी ईयर 622140, September 17th, 13 hours 0 minutes और 50 seconds है। मेरा नाम इस साल 31 दिसंबर को सुबह 10:01 पर पुकारा जाएगा। और तुम, एवन चेन। उसने अपनी नजरें मुझ पर टिकाईं। February 15th, ईयर 41, ठीक सुबह 1 बजे। ह्यूमन ऑपरेशन में थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर होता है, इसलिए एग्जैक्ट सेकंड पकड़ना मुश्किल है, लेकिन उस 1 मिनट की विंडो के अंदर अगर तुम बार बार अपने वाइटल साइंस रीसेट करते रहो तो तुम निकल जाओगे, गारंटीड। इम्प्रेसिव। मैंने ज्यादा शब्द बर्बाद नहीं किए। मैंने अंगूठा उठाया। तुम्हारे उस दिमाग का मैं सम्मान करता हूँ। फिर समय आगे बढ़ गया। ईयर 622140, December 31st, 09 hours 01 minutes। लियो के एस्केप में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। मैंने हिडन पैनल से एक टूल निकाला और उसे हाथ में तौला, किसी भी पल मूव करने के लिए तैयार। मेरे फॉर्मूलाज याद रखना। जाने से पहले लियो पसीने में डूबा हुआ था। उसके शब्द मशीन गन की तरह निकल रहे थे। जब ऊपर पहुंचो तो लो प्रोफाइल रखना। टावर के लोग स्टेशन के अंदर भी प्लांटेड हैं। वे खास तौर पर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो निकल जाते हैं। इनविजिबल रहना। थैंक्स और गुड लक। मैंने टूल को और कसकर पकड़ लिया। जैसे ही मीटर 59% से 58% पर गया, लियो जोर से काउंटिंग शुरू कर दी। 1, 2, 3 और गिनते गिनते 190 तक पहुंच गया। अब खत्म करो मुझे। उसने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। मैंने एक पल भी हेजिटेट नहीं किया। मैं पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। लियो गिर पड़ा। रिवाइविंग लियो। मैकेनिकल वॉइस गूंजी। लियो पैटर्न के अंदर फिर से रीबिल्ड हुआ। मिस। टाइमिंग फिर गलत हो गई थी। जल्दी। जमीन छूते ही वह मुझ पर चिल्लाया। मैंने रिदम तोड़े बिना फिर स्ट्राइक किया। मिस। वह फिर रिवाइव हुआ। फिर और फिर। ये खुद फेट के खिलाफ रेस थी। तीसरे वार में मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कुछ सेकंड्स बाद रिवाइविंग लियो बॉर्न 1980 वॉइस फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार जब लाइट साफ हुई, रूम खाली था। एक भी इंसान नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस टूटी हुई मशीन की तरह 2 पूरे दिन तक लियो का नाम दोहराती रही, लेकिन उसे वापस सेल में खींच नहीं पाई। वह सफल हो गया था। ये ऑर्डिनरी इंसान जिसके पास सिर्फ उसका दिमाग था, उसने उस जाल में एक छेद कर दिया था जिसे सबको हमेशा के लिए कैद रखने के लिए बनाया गया था। फिर अगला February 15th आ गया। वार्डन्स ने कोई नया सेलमेट नहीं भेजा, कोई इमोशन नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। मैं बस स्क्रीन को घूरता बैठा रहा। सुबह 10:06 समय आ चुका था। अब मैं ये गेम नहीं खेलूंगा। मेरी आंखों में कुछ कोल्ड और सैविज भर गया। मैंने पूरी ताकत से खुद पर वार किया और उसी समय बिना हेजिटेशन के ब्लड इग्निशन एक्टिवेट कर दिया। अपनी आखिरी लाइफ एनर्जी तक जला डाली। गोल्डन लाइट के विस्फोट के बीच में गिर पड़ा। रिवाइविंग एवन चेन। लाइट चमकी। मैं फिर सेल के अंदर खड़ा था। फर्स्ट अटेम्प्ट मिस। गुस्सा मेरे अंदर उफान मार गया। आधा सेकंड भी बर्बाद किए बिना मैंने टूल उठाया और खुद पर फिर वार किया। सेकंड अटेम्प्ट। फिर मिस। फिर मैं खुद को पूरी तरह खो चुका था। तीसरा वार और फिर कुछ बदल गया। वह फेमिलियर सेंसेशन जिसमें टावर का अर्रे शरीर को जबरदस्ती रिबिल्ड करता था, गायब हो गया।
उसकी जगह एक रॉ और ब्रूटल पुलिंग फोर्स ने मेरी सोल पकड़ ली और ऊपर खींच लिया। मैं अपने सेल की मेटल सीलिंग को चीर कर निकल गया। मेरी सोल तेजी से ऊपर उठने लगी। ऊपर जाते हुए मैंने पहली बार उस हेल का पूरा रूप देखा जिसने मुझे एक दशक से ज्यादा समय तक कैद रखा था। एक ब्लैक मेटल टावर, सैकड़ों फ्लोर्स ऊंचा, उसके अंदर लाखों आयरन बॉक्सेस भरे हुए थे और हर बॉक्स में जिंदा इंसान टॉर्चर झेल रहे थे। लेकिन यह सबसे भयानक हिस्सा नहीं था। जब मेरी सोल टावर की टॉप को पार कर गई और इतनी ऊंचाई पर पहुंची कि मैं पूरी पृथ्वी देख सका, तो मेरे चेहरे की खुशी वहीं जम गई। मेरी सोल के अंदर तक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। पृथ्वी की सरफेस कोई वेस्टलैंड नहीं थी, वह किनारे से किनारे तक टावर से ढकी हुई थी, बिल्कुल एक जैसे ब्लैक टावर्स आयरन फॉरेस्ट की तरह खड़े हुए, दसियों हजार, लाखों। ये कोई प्रिजन नहीं था, ये एक इन्फिनिट हेल था जिसमें सैकड़ों अरब इंसानी सोल्स कैद थीं। रिवाइविंग एवन चैन, मेरी आंखें अचानक खुल गईं। इससे पहले कि मैं अपने आसपास को समझ पाता, एक सैवेज रोर हवा को चीरती हुई गूंज उठी। मैं मुड़ा। एक आदमी जिसे अभी अभी रिवाइव किया गया था, जमीन पर जंगली जानवर की तरह तड़प रहा था। टावर उसे बहुत पहले तोड़ चुका था। कई बड़े आदमी दौड़कर आए और उसे पकड़कर दबा दिया। उसी समय सफेद ड्रेस पहने एक महिला आगे बढ़ी। उसकी आवाज बेहद नरम थी। सब ठीक है, शांत हो जाओ, तुम टावर से बाहर आ चुके हो, अब तुम सेफ हो। किसी तरह उस अजीब तरह से जेंटल आवाज के नीचे वह आदमी धीरे धीरे संघर्ष करना बंद कर देता है। महिला खड़ी हुई, मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी। उसने अभी चाहे जो देखा हो, उसके चेहरे की प्रोफेशनल स्माइल जरा भी नहीं टूटी। हेलो, सेलेस्टिया स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं यारा हूँ, स्टेशन साइकोलॉजिस्ट। मैं मेटल वॉल से टिक गया, अपना एक्सप्रेशन गार्डेड रखते हुए। मैंने कुछ नहीं कहा। यारा को साफ लगा कि यह रूटीन है और वह बिना रुके आगे बढ़ गई। पहली रिवाइवल, मेरा मानना है डरने की कोई जरूरत नहीं। अभी ईयर 6141 चल रहा है। मैं मानती हूँ कि नहीं, मैंने बीच में रोक दिया। 4000 साल पहले की बात थी। मैं रूम टेस्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ भारी चीज गिराई थी। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये मेरी पहली रिवाइवल नहीं है, मैं अभी अभी टावर से निकला हूँ। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, पूरा रूम एकदम शांत हो गया। उस पेशेंट को पकड़े हुए हर आदमी मेरी तरफ घूरने लगा। यारा पूरी तरह रुक गई। पहली बार उसकी प्रोफेशनल स्माइल टूट गई। यह नामुमकिन है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे मेरा होना ही गलत हो। तुम टावर में थे, फिर तुम इतने शांत कैसे हो? साइकोलॉजिकल कोलैप्स का एक भी साइन नहीं। क्या तुम वहां सिर्फ कुछ दिन रहे थे? मैं ठंडी हंसी हंसा। लगभग 20 साल, शायद। क्या वह ज्यादा समय है? पूरे रूम में तेज सांसें खींचने की आवाज गूंज उठी। यारा मुझे घूरती रही। उसके चेहरे का शौक धीरे धीरे किसी ऐसी चीज में बदल गया जिसे वह कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कुछ ऐसा जो लगभग हंगर जैसा लग रहा था। 20 साल, एक पूरा रोटेशन साइकिल, और तुम पूरी तरह फंक्शनल हो। उसने गहरी सांस ली और अचानक तेज हो गई। मैं 2 साल से स्टेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। टावर से लाए गए 10 में से 9 लोग सीधे साइकियाट्रिक वार्ड पहुंचते हैं। अभी जो तुम दिखा रहे हो वह ह्यूमन लेवल रेजिलियंस नहीं है। उसने तुरंत अपनी रिस्ट डिवाइस पर टाइपिंग शुरू कर दी। स्टेशन रेगुलेशंस के हिसाब से तुम्हारे प्रोफाइल वाले इंसान को हाईएस्ट प्रायोरिटी स्टेटस मिलता है। मैं तुम्हें अभी एसटीआर स्कोर दे रही हूँ। कोई ऑब्जेक्शन? अच्छे काम के अच्छे असाइनमेंट्स मिलते हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। नाम एवन चैन। मैंने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया। जैसा उसने समझाया था, रिवाइवल अरे सोल आइडेंटिटी से बाइंड होता था। असली नाम हो या नकली, कोई फर्क नहीं पड़ता। एवन चैन, पहले कोई स्किल्स? यारा ने आंखें मुझ पर टिकाए रखीं। इसी से तुम्हारा असाइनमेंट तय होगा। मेरा दिमाग तेजी से चला। पिछली जिंदगी में मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड की डोमिनेंट फोर्स था। नेंट सोल स्टेज, हेवन और अर्थ से शक्ति छीन लेना मेरी स्पेशलिटी थी। लेकिन इन ऑर्डिनरी लोगों को कल्टीवेशन के बारे में बताना, ये अब्सर्ड था। मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन की थोड़ी जानकारी, ये सबसे नजदीकी रियल वर्ल्ड इक्विवेलेंट था जो मैं दे सकता था। एग्रीकल्चर। यारा ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन बिना कुछ कहे मुझे लॉक कर दिया। आधे घंटे बाद मुझे उस जगह लाया गया जिसे वे रेजिडेंशियल जोन कहते थे। हर दिशा में एंडलेस मेटल हनीकॉम्ब फैला हुआ था। मेरा असाइंड स्पेस सिर्फ 4 स्क्वायर मीटर का कैप्सूल पॉड था। उसके नीचे एक पूरी तरह ओपन पब्लिक एरिया था जहां जीरो प्राइवेसी थी। इस जगह रिप्रोडक्शन बहुत पहले से प्रोहिबिटेड था। हर कोई अनंत समय तक जीता था। सर्वाइवल के अलावा किसी चीज के लिए किसी के पास एनर्जी नहीं बची थी। सर्वाइवल ही आखिरी इंस्टिंक्ट रह गया था। फिंगरप्रिंट स्कैन कंप्लीट। यारा मेरे पॉड डोर के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सीरियस था। अब ध्यान से सुनो, इस स्टेशन में हर चीज क्रेडिट्स पर चलती है। फूड, वाटर, शावर्स, सब कुछ क्रेडिट से। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हमारे ऊपर बने वेंटिलेशन ग्रेड की तरफ इशारा किया। तुम सांस लेते हो, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो, एग्जिस्ट करते हो, वेस्ट गैस प्रोड्यूस करते हो। जब तक तुम जिंदा हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रेडिट्स डिडक्ट करता रहेगा। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले यह बात याद रख ली। इन लोगों ने हर चीज को आखिरी डिटेल तक ऑप्टिमाइज कर दिया था। यहाँ सांस लेने के भी पैसे लगते हैं। और जब क्रेडिट्स खत्म हो जाएं, मैंने ठंडी आवाज में पूछा, सिवियर पेनल्टी? उसकी आवाज में जरा भी वार्मथ नहीं थी।
वाइटल साइंस टर्मिनेट कर दिए जाएंगे, वापस टावर भेज दिए जाओगे। अगर वहां से दोबारा रिवाइव होना चाहते हो तो एक कनेक्शन विंडो के लिए तुम्हें सदियों इंतजार करना पड़ेगा। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की और थोड़ा करीब झुक गई। लेकिन अगर तुम मेहनत करो, लाखों क्रेडिट्स जमा कर लो, और अगर कभी तुम्हारे वाइटल साइंस खत्म हो जाएं तो स्टेशन उन्हीं क्रेडिट्स को खर्च करके दिन रात तुम्हारा नाम पुकारता रहेगा जब तक तुम्हें वापस खींच न लाए। मैं तुरंत समझ गया, क्रेडिट्स मतलब लाइफ। कोई हैरानी नहीं कि यहाँ हर कोई इतनी मेहनत करता है। इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स, मैंने अपनी आवाज पूरी तरह न्यूट्रल रखते हुए कहा। यारा ने मेरी प्रोफाइल लाइन पर नजर डाली और हल्का हंस दी। उसके एक्सप्रेशन में कुछ बदल गया। मुझे तुम्हारी डायरेक्टनेस पसंद है। अगर आज रात बोर हो जाओ तो कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने पहले ही तुम्हें टर्मिनल पर ऐड कर लिया है। वह मुड़ी और चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। अंदर से मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, हल्की सी इंटरेस्ट तक नहीं। पिछली जिंदगी में कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर जो कल्टीवेटर्स मुझसे पिल्स चाहते थे वे मेरे पैरों पर गिर पड़ते थे। आसमान तक लाइन लगी रहती थी। इस स्तर की डिस्ट्रैक्शन मेरे ध्यान के लायक भी नहीं थी। इस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, पावर। मैंने पॉड का डोर मजबूती से बंद किया और आंखें बंद करके अपनी सेंसेस फैला दी। कुछ नहीं, इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी की एक ट्रेस तक नहीं थी। मेरी आंखें खुल गईं। उनमें एक डेंजरस लाइट चमक उठी। स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना नॉर्मल कल्टीवेशन बेकार थी। अपने पीक पर लौटने के लिए सिर्फ दो रास्ते थे। पहला, मटेरियल्स ढूंढो, रिफाइनिंग फर्नेस ढूंढो और जबरदस्ती स्पिरिचुअल मेडिसिन बनाओ। दूसरा, मेरे चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आई। डार्क कल्टीवेटर का रास्ता अपनाओ। लेकिन पूरा स्टेशन सर्वेलेंस से ढका हुआ था। पावर का सीधा इस्तेमाल करने का मतलब था कि सब कुछ एक साथ मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। अगली सुबह मैं यारा के साथ स्टेशन के सबसे निचले लेवल ग्रीन सेक्टर पहुंचा। हर सरफेस पर क्रॉप्स और एल्गी की रोज फैली थीं जो ऑक्सीजन बना रही थीं और वेस्ट वाटर प्रोसेस कर रही थीं। मेरा अटेंशन खींचने के लिए यारा ने आज साफ अलग तरीके से कपड़े पहने थे। नी हाई सॉक्स। पूरी यूथ रेडिएट कर रही थी। कल रात तुम कर क्या रहे थे? वह वॉकवे पर मेरे सामने रुक गई, रास्ता रोकते हुए। उसके चेहरे पर हल्की अनॉयंस थी। मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस भेजे और तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। हार्ड टू गेट खेल रहे हो? आज मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने सिर उठाकर देखा तक नहीं। मेरी आवाज पत्थर जैसी थी। इसे छोड़ दो, मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ। मेरे पास इसके लिए समय और इंटरेस्ट दोनों नहीं है। थॉट अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मैसेजेस भेजना बंद करो। किसी के करीब आना मुझे सिर्फ स्लो करेगा। यारा ने इस ब्लंट रिजेक्शन को चुपचाप निगल लिया। उसने होंठ काटे, मुझे एक कॉम्प्लिकेटेड नजर से देखा और बिना कुछ बोले आगे चल पड़ी। हम ग्रीन सेक्टर के कॉमन हॉल के मेन टर्मिनल तक पहुंचे। न्यू अराइवल्स को नॉलेज असेसमेंट पास करना होता है। यारा ने कोल्ड फेस के साथ मुझे लॉग इन कर दिया। फेल हुए तो तुम्हें बॉटम लेवल बेसिक लेबर में भेज दिया जाएगा। शुरू करो, मैंने कहा। स्क्रीन फ्लिकर हुई। एक हेविली ब्लर्ड ब्लैक सिलुएट दिखाई दी। साफ था कि कोई हाई रैंकिंग स्टेशन ऑफिशियल था। तुम एवन चैन हो। रिकॉर्ड्स कहते हैं तुम्हें प्लांट्स की जानकारी है। उसकी आवाज वॉइस मॉड्यूलेटर की फ्लैट कोल्डनेस लिए हुए थी, थोड़ी बहुत। फिगर सीधे मुद्दे पर आ गया। तुम्हारे पीछे वाला प्लांट, उसका नाम क्या है? मैं मुड़ा और उसे स्कैन किया। 1000 साल की कल्टीवेशन में मैंने जितने स्पिरिचुअल प्लांट्स देखे थे उतने ये लोग मील्स भी नहीं खाए होंगे। लेकिन कॉमन अर्थ नेम्स अलग बात थी। इसका नाम नहीं जानता, मैंने सीधे स्क्रीन में देखते हुए कहा। मेरी आवाज में एक शांत सर्टेनिटी थी जो एरोगेंस जैसी लग रही थी। लेकिन यह क्या करता है? ये जानता हूँ। ये कोर एनर्जी स्टेबलाइज करता है। सॉल्ट पीटर, माइल्ड टेस्ट, नेचर में कूल, खाने लायक लेकिन स्वाद खराब। कोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाली महिलाएं अगर ज्यादा खाएं तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यारा ने मुझे साइडवेज देखा, साफ सोच रही थी कि मैं कुछ बना रहा हूँ। लेकिन स्क्रीन पर मौजूद ब्लर्ड फिगर पूरी तरह स्टिल हो गया। कई मिनट की साइलेंस। जब उसने फिर बोला तो उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ थी। तुम हॉर्नवर्ड जानते हो? ये तो ड्रेनेज डिचेस में हर जगह उगता है। क्या ये रेयर है? मैंने पलटकर पूछा। एक्सेलेंट, 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 उसने लगातार 3 बार कहा। इसके बाएं तरफ वाला प्लांट, 7 लीव्स वाला, वह क्या है? नो टोइनंग। मैंने दूसरी बार देखा तक नहीं। पहले वाले की ऑपोजिट प्रॉपर्टीज, थोड़ा वार्मिंग, हल्का स्वीट, एनर्जी सर्कुलेशन प्रमोट करता है, चबाने पर हल्का बिटर स्वीट टेस्ट देता है। फिगर ने किसी चीज पर जोर से हाथ मारा। एवन चेन, तुम पास हो। इसी समय से तुम ग्रीन सेक्टर 31 के डिपार्टमेंट हेड हो। कोई सवाल हो तो टर्मिनल से पूछना। कनेक्शन उसी पल कट गया। हॉल में साइलेंस फैल गई। यारा मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई ऐसी चीज हूं जिसे होना ही नहीं चाहिए। उसका मुंह खुला रह गया। ये अनबिलीवेबल था। उसकी कूल फ्रंट उसी पल टूट गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और मेरा हाथ पकड़ लिया। पहले ही दिन तुम आए और सीधे डिपार्टमेंट हेड बन गए। तुम्हें पता भी है इसका क्या मतलब है? मैं साइकोलॉजिस्ट के रूप में हर दिन खुद को थका देती हूँ और सिर्फ 200 क्रेडिट्स कमाती हूँ। तुम्हारी पोजीशन देती है 1000 क्रेडिट्स हर दिन, पूरे 1000। मैंने उसे अपने असली इमोशंस नहीं दिखाए, क्योंकि जिस पल मैंने उस डोर के अंदर कदम रखा था उसी पल से मेरा पूरा ध्यान हॉल के एक कॉर्नर में टिका हुआ था। कुछ अननोन एल्गी और लाल पीले प्लांट्स।
बेहद फेंट, लगभग महसूस ना होने जैसा, लेकिन मैं कभी गलती नहीं कर सकता था। स्पिरिचुअल एनर्जी। इस बर्बाद जगह में सच में ऐसे प्लांट्स थे जिनमें स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद थी। अगर मैं उन्हें अब्जॉर्ब कर लूं तो चाय रिफाइनिंग कल्टीवेशन का पहला लेवल मेरी पहुंच में होगा। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए मैं बिल्कुल शांत रहा और शाम होने का इंतजार करता रहा। जब ग्रीन सेक्टर से सारे लोग चले गए, मैं सीधे उस एल्गी के पास गया, उसके सामने क्रॉस लेगेड बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। प्राइमोर्डियल डिवाउरिंग आर्ट एक्टिवेट। फॉर्मर नेंट सोल कल्टीवेटर की फाउंडेशन के साथ कल्टीवेशन के रास्ते पर दोबारा चलना मेरे लिए सांस लेने जितना नेचुरल था। कुछ ही सांसों के अंदर उन प्लांट्स के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को जबरदस्ती बाहर खींच लिया गया। वह पतली सफेद मिस्ट बनकर मेरे शरीर के हर पोर से अंदर बहने लगी। मेरे स्पिरिट कोर के अंदर अंडे के आकार का एक स्फीयर बनना शुरू हो गया। बस थोड़ा और, मैं आगे बढ़ा। पहला ची रिफाइनिंग लेवल तोड़ने ही वाला था कि तभी मेरे ठीक पीछे से एक आदमी की आवाज आई। एक्सक्यूज मी, क्या आप एवन चैन हैं? मेरी आंखें तुरंत खुल गईं। मैंने गुस्से की चमक को दबा लिया, अपना एक्सप्रेशन स्मूथ किया और मुड़ा। मैं ही हूं, जो कहना है कहो। एक फिटेड ब्लैक सूट पहने आदमी मेरे सामने खड़ा था, मुझे ध्यान से देख रहा था। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, उसके टोन में कुछ डिलिबरेट था। मैं सेवरेंस का प्रतिनिधि हूँ। एवन चैन, क्या तुम्हें हमारे साथ जुड़ने में इंटरेस्ट है? कभी नाम नहीं सुना। हटो, मैंने सपाट आवाज में कहा और वापस मुड़ गया। लेकिन वह आदमी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने एक भारी बात छोड़ दी। तुम्हें लगता है क्रेडिट्स जमा करना यहाँ सरवाइव करने के लिए काफी है? इतना नाइव मत बनो। अपर लेवल्स बहुत पहले सड़ चुके हैं। उनका ह्यूमैनिटी को पृथ्वी पर वापस भेजने का कोई इरादा नहीं है। मैं रुक गया, मेरी आंखें हल्की सी कुड़ गईं। उसने मेरा रिएक्शन देखा और दबाव डाला। हम जैसे लोग जो नीचे रहते हैं, मरते हैं और वापस टावर में फेंक दिए जाते हैं, लेकिन अपर लेवल्स, वे स्टेशन के हर टॉप टियर रिसोर्स को कंट्रोल करते हैं। वे चाहते हैं कि हम जनरेशन दर जनरेशन परमानेंट लेबर बने रहें। मैं रेक्स को ठंडी नजर से देखता रहा, कुछ नहीं बोला। उसने मेरी चुप्पी देखी और करीब आ गया, तेज बोलने लगा। पूरा स्टेशन 3 टियर्स पर चलता है। हम टियर 3 हैं, वर्कर्स। हम अपनी जिंदगी क्रेडिट्स और रिवाइवल के एक और चांस के लिए ट्रेड करते हैं। टियर 2 को प्रायोरिटी रिवाइवल एक्सेस मिलता है और टियर 1, उसने रुक कर कहा, उन्हें किसी ने कभी देखा तक नहीं। बात करते वक्त उनकी आवाज तक ब्लर की जाती है। उनके पास अनलिमिटेड रिवाइवल और हर टॉप रिसोर्स की एक्सेस है। आखिर सब कुछ सिर्फ उन्हीं को क्यों? तो मैंने बिना किसी भाव के पूछा, तुमने टावर में 20 साल बिताए और एस टियर स्कोर किया, तुम ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। रेक्स ने मेरी आंखों में देखा। सेवरेंस को तुम्हारी जरूरत है, अभी जवाब मत दो, इसे गुड फेथ का जेस्चर समझो। उसने आवाज और धीमी कर ली। कल रात अपर लेवल्स रेजिडेंशियल जोन में स्पाइन जेलीफिश छोड़ने वाले हैं। वे वॉल्स के आर पार जा सकते हैं और लीथल वेनम रखते हैं। वे यह जानबूझकर करते हैं, कैजुअलिटीज क्रिएट करते हैं, पैनिक फैलाते हैं और लोगों को जानवरों की तरह क्रेडिट्स कमाने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे ही उसने बात खत्म की, लाइट्स बंद हो गईं। ग्रीन सेक्टर की हर लाइट गायब, सिर्फ 2 डाइम इमरजेंसी लाइट्स बची थीं। रात में स्टेशन पावर बचाता है। वर्क जोन्स की सारी लाइट्स और सर्वेलेंस बंद हो जाती हैं। इसलिए मैं अभी आया। जो कहना था कह दिया, सेफ रहना। रेक्स ने सीलिंग की तरफ देखा, मुड़ा और डार्कनेस में गायब हो गया। उसके फुटस्टेप्स जल्दी ही खो गए। सर्वेलेंस ऑफलाइन, परफेक्ट। मैं तुरंत मुड़ा और कॉर्नर वाले एल्गी पर नजर टिकाई, वही जो स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ रहा था। बिना हेजिटेशन के मैं क्रॉस लेगेड बैठ गया। प्राइमोर्डियल डिवाउरिंग आर्ट मेरे अंदर दहाड़ने लगी। आसपास के प्लांट्स की हर आखिरी स्पिरिचुअल एनर्जी जबरदस्ती बाहर खींच ली गई, कंप्रेस होकर ताकत की धाराओं में बदल गई और मेरे पोर्स के अंदर बहने लगी। मेरे स्पिरिट कोर के अंदर घूमता हुआ स्फीयर अंदर की तरफ कोलैप्स होने लगा और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने लगा। रास्ता दो। अब मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बूम। कंप्रेस्ड एनर्जी एक पल में लिक्विफाई हो गई, लहरों की तरह मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। एनर्जी गैदर्ड, ची रिफाइंड हो गया। मैंने अपनी शक्ति को वापस लौटते महसूस किया, वह शक्ति जिसे महसूस किए बहुत समय बीत चुका था, और मेरी आंखें अचानक खुल गईं। कोल्ड लाइट मेरी प्यूपिल्स से निकल पड़ी। मैंने अपना दायां हाथ 10 मीटर से ज्यादा दूर मौजूद उस रेड येलो प्लांट की तरफ बढ़ाया और देखा। टेलीकिनेसिस। प्लांट बिना हवा की एक सांस के अपने पॉट से ऊपर उठ गया, पल भर में दूरी पार की और सीधा मेरी हथेली में आ गिरा। मैंने उसे पॉकेट में रखा, दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले और ऐसे रेजिडेंशियल जोन की तरफ लौट गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपने पॉड पर वापस पहुंचकर मैंने डोर खोला और रुक गया। कोई मेरे बेड पर बैठा था, यारा, आज अलग आउटफिट में। वह जानबूझकर बिखरी हुई लग रही थी। उसका एक्सप्रेशन भी जानबूझकर इनवाइटिंग था। तुम क्या कर रही हो? मैंने फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ पूछा। तुम मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे, तो मैंने तुम्हारा टर्मिनल पासवर्ड इस्तेमाल करके खुद अंदर आ गई। उसने अपना पर्पस बिल्कुल नहीं छिपाया। अपने कॉलर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। मैंने मन ही मन गाली दी। यह औरत डिजास्टर थी। पॉकेट में रखा स्पिरिचुअल प्लांट अब्सॉर्ब करना था। उसकी एनर्जी पहले से डिसिपेट हो रही थी।
मेरे पास इसके लिए बिल्कुल समय नहीं था। बाहर निकलो, इससे पहले कि मैं तभी ऊपर की लाइट्स हिंसक तरीके से फ्लिकर करने लगीं। एक तीखी स्क्रीचिंग इलेक्ट्रिकल आवाज हवा चीरती हुई निकली। पूरा रेजिडेंशियल जोन अनस्टेबल और टेरिफाइंग हाफ डार्कनेस में डूब गया। यारा वहीं फ्रीज हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह जल्दी जल्दी अपने कपड़े समेटने लगी। पावर सर्ज, रेजिडेंशियल जोन में कुछ पैरानॉर्मल है। पैरानॉर्मल? मेरा एक्सप्रेशन तुरंत शार्प हो गया। मैंने सोचा था ये कल रात होना था। अभी कहीं छिप जाओ। यारा कांप रही थी। कहाँ? मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। अगर ये स्पाइन जेलीफिश हैं तो ये टिन वॉल्स बिल्कुल बेकार हैं। इससे पहले कि मैं बात पूरी करता, हॉल में एक आवाज गूंज उठी, धीमी, विशाल, गहरी, जैसे समुद्र की गहराई से कुछ पुकार रहा हो। मैंने डोर को लात मारकर खोला और बाहर देखा। कई सेमी ट्रांसपेरेंट जेलीफिश हवा में गोस्ट की तरह तैर रही थीं, हर एक 10 मीटर से भी ज्यादा बड़ी। उनके लाखों टेंड्रिल्स हर लिविंग थिंग को ट्रैक कर रहे थे। भागो! यारा चीखी और इंस्टिंक्टिवली बाहर की मेटल लैडर की तरफ दौड़ी। मेरा पॉड हनीकोम के सबसे ऊपर है, 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा। नीचे उतरने में कम से कम 30 सेकंड्स लगेंगे। और उसी वक्त एक टेंड्रिल मेरे बगल वाले पॉड की वॉल के आर पार निकल चुका था। टाइम नहीं था। मुझे पकड़ो। मैंने यारा को अपनी तरफ खींचा और एक आर्म उसकी वेस्ट के चारों ओर लपेट दी। उसे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं दिया। मैंने मेटल रेलिंग पर एक पैर रखा और जोर से धक्का दिया। पैंग! यारा की चीख हवा में गूंज उठी। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया और बिना हेजिटेशन के 10 मीटर ऊपर से छलांग लगा दी। हवा हमारे पास से चीखती हुई निकली। जैसे ही हम जमीन से टकराए, मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी का बर्स्ट अपने पैरों में डाल दिया। भारी इम्पैक्ट की आवाज आई। मेटल फ्लोर मेरे पैरों के नीचे धंस गई। मैं परफेक्टली लैंड हुआ, बिल्कुल अनहार्म्ड। एक घुटना तक नहीं झुका। मैंने यारा को छोड़ा और ऊपर देखा। जेलीफिश को घूरता रहा। मेरे चेहरे पर कुछ कोल्ड और शार्प उभर आया। यारा रिफ्लेक्स से चीख पड़ी और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लेकिन एक पल बाद उसकी आंखें खुल गईं। उसने खुद को जमीन पर पूरी तरह सेफ खड़ा पाया। उसने मुझे घूरा। उसका चेहरा लाल हो गया, शायद गिरने की वजह से, शायद एड्रेनलिन की वजह से, या शायद क्योंकि मैंने उसे इतने फोर्स से पकड़ा था। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वहीं खड़ी मत रहो, भागो। मेरे पास उसकी इनर वर्ल्ड के लिए समय नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे इमरजेंसी एग्जिट की तरफ खींच लिया। रेजिडेंशियल जोन पूरी तरह केओस में था। हर डायरेक्शन से लोग अपने पॉड्स से बाहर निकल रहे थे। इमरजेंसी डोर पार करते ही मैं पीछे मुड़ा और हॉल में जो हो रहा था उसे देखने लगा। बिना शक यह सबसे डिस्टर्बिंग फीडिंग थी जो मैंने कभी देखी थी। स्पाइन जेलीफिश के लाखों टेंड्रिल्स जो पहले एक जगह इकट्ठे थे, अचानक हर दिशा में फैल गए और हर लिविंग थिंग की तरफ टूट पड़े। टेंड्रिल्स बिजली की तरह तेज थे। उन्होंने दर्जनों लोगों को पकड़कर हवा में उठा लिया। कुछ ही सेकंड्स में जिन लोगों को वे टेंड्रिल्स छूते, उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिलता। वे बस गायब हो जाते। इस स्टेशन में एक भी डिसेंट वेपन नहीं है। मैंने जबड़ा भींचते हुए धीमी आवाज में कहा। अगर होते भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी काम नहीं करता। यारा ने मेरी स्लीव कसकर पकड़ ली। उसकी आवाज बेकाबू होकर कांप रही थी। फिजिकल अटैक्स, एनर्जी, वेपन्स, सब कुछ इनके आर पार निकल जाता है। वे एक अलग लेयर पर एग्जिस्ट करते थे, जैसे वे यहाँ थे ही नहीं। बिना लड़ने का कोई तरीका न होने वाली हेल्पलेसनेस, एक प्रे बनने की फीलिंग मेरे सीने में कुछ डार्क और फ्यूरियस जगा रही थी। अगर मेरे पास अभी भी नेंट सोल कल्टीवेशन होती तो ये जेलीफिश फॉर्मेशन अर्रे के मटेरियल बनने के लायक भी नहीं होते, उसके लिए भी नहीं। लेकिन अभी मैं सिर्फ देख सकता था कि कैसे वे फीडिंग खत्म करते हैं, एक रेजोनेंट क्रिस्टलाइन टोन निकालते हैं और सॉलिड से नथिंग में बदलकर हवा में गायब हो जाते हैं। फेज शिफ्ट, स्पेशल ट्रांसफर। मैं उस जगह को घूरता रहा जहां आखिरी जेलीफिश गायब हुआ था और अपनी मुट्ठी भींच ली। ऐसी डेंजरस जगह में वीकनेस माफ करने लायक नहीं थी। मुझे जितनी जल्दी हो सके मजबूत बनना था। 2 हफ्तों से ज्यादा समय बीत गया और इन 2 हफ्तों में मैं पूरी तरह मर्सीलेस बन गया। एक ऐसी मशीन जो स्पिरिचुअल एनर्जी की हर आखिरी ट्रेस निकाल लेती थी। दिन में ग्रीन सेक्टर में मैं खुलेआम स्पिरिचुअली चार्ज्ड एल्गी अब्सॉर्ब करता था। रात में मैं कुछ रेड येलो प्लांट्स पॉकेट में डाल लेता और खुद को लिमिट से आगे धकेलता। ची रिफाइनिंग कल्टीवेशन के शुरुआती स्टेजेस किसी ऐसे इंसान के लिए जो कभी नेंट सोल कल्टीवेटर रह चुका हो, पानी पीने जितने आसान नहीं थे। आखिरकार 2 हफ्तों की ऑब्सेशन के बाद मेरी एनर्जी ब्रेक थ्रू कर गई। मिड स्टेज चाय रिफाइनिंग कंप्लीट। उसी शाम जैसे ही ग्रीन सेक्टर की शिफ्ट खत्म हुई, यारा हमेशा की तरह मेरे बगल में आ गई। 2 हफ्तों की क्लोजनेस के बाद वह थोड़ी शांत हो चुकी थी। अब वह मुझ पर नहीं टूटती थी, लेकिन जिस तरह वह मुझे देखती थी उसमें बदलाव साफ था। तुम अलग लग रहे हो। वह करीब झुक गई और डिसबिलीफ के साथ मेरे चेहरे को देखने लगी। कल्टीवेशन ग्रेड बॉडी रिफाइनमेंट ने मेरी कंप्लेक्शन और मेरे पूरे प्रेजेंस को बदल दिया था। मैंने उसे साइडवेज ग्लांस दिया और कैजुअली कहा,
क्या पहले से ज्यादा मुझ में इंटरेस्ट हो गया? मैंने बस बात टालने के लिए कहा था, लेकिन यारा खेल में नहीं आई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, उसकी आवाज में कुछ जेन्युइन था। पहले मुझे लगा था ये सिर्फ तुम्हारे खुद को कैरी करने का तरीका है, अब मुझे सच में लगता है कि तुम मैग्नेटिक हो। मैंने हल्का सा भौं सिकोड़ लिया। एक वुमन का सच में फीलिंग्स डेवलप करना कल्टीवेशन के बॉटल नेक से भी ज्यादा मुश्किल था। तभी एक आदमी की आवाज हमारे बीच आ गई। इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। मैंने देखा, रेक्स था, सेवरेंस वाला आदमी। वह मुझे खुलकर असेस कर रहा था। अपने कंपेनियन को 1 मिनट के लिए भेज दो। उसने यारा की तरफ सिर हिलाया। मैंने यारा के कंधे पर हाथ रखा। हमें 1 मिनट दो। उसने माहौल समझ लिया, मुझे एक लंबी नजर से देखा और चली गई। जैसे ही हम अकेले हुए, रेक्स सीधे मुद्दे पर आ गया। तुम सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। उस रात तुम 10 मीटर से ज्यादा ऊपर से एक और इंसान को पकड़कर कूदे थे और घुटने तक नहीं मोड़े। हमारे लोगों ने सब साफ देखा। उसके शब्दों ने मेरे अंदर कुछ ट्रिगर कर दिया। मेरी नजरें तुरंत एब्सोल्यूट जीरो जैसी हो गईं। प्रेशर की एक लहर ब्लेड की तरह मेरे आसपास फैल गई। तुम लोग मुझ पर नजर रख रहे थे? मैं उसकी आंखों में देखते हुए आगे बढ़ा। मेरी आवाज ब्लेड जैसी ठंडी थी। रेक्स आधा कदम पीछे हट गया और जल्दी से हाथ ऊपर कर दिए। शांत, उस कैओस में तुम्हें इग्नोर करना नामुमकिन था। हमने बस ध्यान दिया, बस इतना, कोई हॉस्टिलिटी नहीं। अच्छा, मैंने प्रेशर वापस खींच लिया। अगली बार अपनी नजरें अपने पास रखना। रेक्स ने गला साफ किया और अपने असली पर्पस पर आ गया। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, क्या तुम हमारे साथ जुड़ने के बारे में सोचोगे? क्या तुमने पावर आर्मर के बारे में सुना है? बोलते बोलते वह और एक्साइटेड हो गया। हमने C-21 मॉडल हासिल किया है। मैक्सिमम थ्रस्ट 10 मेट्रिक टन्स, यानी 5 ऑफ रोड व्हीकल्स का एक साथ टकराना। इसे पायलट करने के लिए एक्सेप्शनल फोकस चाहिए और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। 10 टन्स। मेरा दिमाग तुरंत कैलकुलेशन में लग गया। मिड स्टेज चाय रिफाइनिंग पर इतनी फोर्स सस्टेन करना मेरी बोन्स डैमेज कर देगा। इन ऑर्डिनरी लोगों ने सच में डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल वाली चीज बना ली थी। पावर आउटपुट रेंज? मैंने सीधे जरूरी बात पूछी। फुल कैपेसिटी पर 1 घंटा, स्टैंड बाय मोड में 2 हफ्ते। उसे मेरा इंटरेस्ट महसूस हो गया और उसने और जोर लगाया। अगर आर्मर तुम्हारे लिए नहीं है तो हमारे पास मैकेनिकल ऑगमेंटेशन भी है। लिम्स, ऑर्गन्स सब रिप्लेस किए जा सकते हैं। बायोलॉजिकल रिएक्शन स्पीड और मैकेनिकल फोर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। सिर्फ एक ड्रॉबैक है, फैंटम पेन। फैंटम पेन? मैंने दोहराया। जिन बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है वे जा चुके होते हैं, लेकिन दिमाग उन्हें अभी भी पेनफुल महसूस करता है। बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे एक कंटेम्पचुअस स्माइल उभर आई। इमॉर्टैलिटी के रास्ते को छोड़कर आयरन और सर्किट्स के साथ खेलना, पूरी तरह बैकवर्ड्स, शब्दों से परे अब्सर्ड। अगर ऑगमेंटेशन फेल भी हो जाए तब भी तुम्हें रिवाइव किया जा सकता है। रेक्स लगातार मेरे कान में बोलता जा रहा था और मैं सिर्फ ठंडे कंटेम्प्ट के साथ सुन रहा था। जिन ऑर्डिनरी लोगों को अपनी पीक टेक्नोलॉजी पर इतना गर्व था, वह मुश्किल से फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की कॉम्बैट स्ट्रेंथ तक पहुंचती थी और उसके ऊपर फैंटम पेन भी झेलना पड़ता था। आर्मर तो उससे भी ज्यादा हंसी की बात थी। शेल चाहे कितना भी मजबूत हो, अंदर का इंसान फ्रेजाइल ही रहता है। अपनी कल्टीवेशन छोड़कर मैं उस चीज के लिए ट्रेड करूं, पूरी तरह रिडिकुलस। खत्म हो गए? मैंने उसे बीच में काट दिया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मुझे तुम्हारी मशीनरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे 3 चीजें चाहिए, सॉल्ट पीटर, पोरर रूट और थिसल रूट। आखिरी 2 जितने पुराने हों उतना अच्छा। फाउंडेशन पिल। अभी मेरा एकमात्र ऑब्जेक्टिव वही था। ग्रीन सेक्टर ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स को रिप्लेस कर सकता था, लेकिन पोरर रूट और थिस्टल रूट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था। रेक्स कुछ पल ब्लिंक करता रहा और सोचने लगा। सॉल्ट पीटर आसान है, कुछ स्पेशलिटी मार्केट्स में क्रेडिट्स खर्च करो, लेकिन वो बाकी दोनों हर्ब्स मिस्टीरियस टियर 1 को छोड़कर पूरे स्टेशन पर शायद और कहीं नहीं मिलेंगी। तो मुझे टियर 1 तक पहुंचाओ, मैंने कहा। रिक्वेस्ट नहीं। रेक्स हंसा, लेकिन उसकी आंखें नहीं हंसी। नामुमकिन। हाईएस्ट रैंकिंग सेवरेंस मेंबर्स भी सिर्फ टियर 2 पर ऑपरेट करते हैं। टियर 1 हमारे लिए पूरी तरह अनरीचेबल है। लेकिन फिर उसकी आवाज बदल गई। उसकी आंखों में कुछ शार्प चमका। लेकिन अगर तुम सच में उन्हें ढूंढना चाहते हो तो एक और जगह है जहां वे हो सकती हैं, अर्थ। वहां कैसे जाऊं? मैंने सीधा पूछा। रेक्स तुरंत तेज हो गया, जैसे चारा फेंक रहा हो। कार्गो हॉलर, सरफेस मटेरियल रन्स, सेवरेंस ज्वाइन करो और मैं तुम्हें सरफेस क्लियरेंस स्लॉट दिला दूंगा। लेकिन सरफेस थियामिक सेंटिनल से भरी हुई है। लेजर वेपन्स उनके शेल्स तक पेनिट्रेट नहीं करती। नीचे जाने से पहले तुम्हें मैकेनिकल ऑगमेंटेशन चाहिए होगा, वरना तुम बस खुद को मरवाने जा रहे हो। फिर ऑगमेंटेशन। मेरे अंदर कुछ भड़क उठा। मैं पहले ही 2 बार कह चुका हूँ, अपनी मशीनरी मुझसे दूर रखो। फिर मैंने पास के वर्क बेंच से एक सॉलिड स्टील रॉड उठा ली, रिस्ट जितनी मोटी, प्योर स्टील। कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी आर्म्स में फ्लो की। बिना रोक टोक फोर्स उनमें भर गई। क्रैक क्रैक बैंग। हॉल में ट्विस्टिंग मेटल की आवाज गूंज उठी। रेक्स की फैली हुई अविश्वासी आंखों के सामने मैंने उस सॉलिड रॉड को कसकर स्पाइरल बना दिया और उसके पैरों के पास फेंक दिया। यह है जो मैं कर सकता हूँ। मैंने हाथों से रस्ट छाड़ा
और उसकी तरफ नीचे देखा। मुझसे निकलता प्रेशर उसे कदम कदम पीछे धकेल रहा था। अब मेरे लिए हॉलर रन अरेंज करो और सर्जरी की बात फिर मत करना, क्लियर? रेक्स ने तेज सांस ली। उसकी आवाज पूरी तरह अस्थिर थी। ये किसी तरह की एबिलिटी है। ठीक है, नो सर्जरी, 1 मंथ, 1 महीने में तुम्हारा हॉलर स्लॉट तैयार होगा। डील। मैंने एक शब्द कहा, फाइनल। 1 महीना पलक झपकते गुजर गया। पूरे महीने मैंने खुद को हर चीज और हर इंसान से काट लिया। यारा के मुंह तक पहुंचने के सारे प्रयास मेरे पॉट डोर पर आकर खत्म हो जाते। मैंने सब कुछ कल्टीवेशन में झोंक दिया। जब आखिरी बची स्पिरिचुअल एनर्जी भी मेरे शरीर में समा गई, मैंने आंखें खोलीं। उसके फोर्स से आसपास की हवा बाहर की तरफ फट पड़ी। रूम की लूस ऑब्जेक्ट्स आधा मीटर पीछे खिसक गईं। लेट स्टेज ची रिफाइनिंग कंप्लीट। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कई गुना बढ़ चुकी थी। मेरा फिजिकल बॉडी अब ऑर्डिनरी ह्यूमन से बहुत आगे निकल चुका था। अर्थ की सरफेस चाहे डेंजर से भरी खाई हो, लेकिन फाउंडेशन पिल के लिए मैं रिस्क लेने को तैयार था। आखिरकार तय समय पर मैं सेलेस्टिया स्टेशन के डॉकिंग बे पहुंच गया। मैं हॉलर 006, एक C1 मॉडल हॉलर के पायलट सीट पर बैठ गया। कंट्रोल सीधे थे। 1 घंटे से भी कम में मैंने हर फंक्शन पूरी तरह समझ लिया। हैच के बाहर रेक्स ने मुझे एक ईयरपीस दिया। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। इसे पहने रखना, सरफेस पर कांटेक्ट में रहना। वह हैच के पास झुका और तेजी से मिशन समझाने लगा। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों पूरे करने होंगे। पहला, सेवरेंस मिशन। सरफेस पर जाकर वो जियोमेट्रिक पैटर्न बनाना जो हम देंगे, और रिवाइवल अरे का इस्तेमाल करके एक स्पेसिफिक पर्सन को वापस लाना। नीचे पहुंचने के बाद मैं कंफर्म करूंगा कौन। दूसरा, ऑफिशियल स्टेशन मिशन। जिस एरिया में तुम लैंड करोगे, वहां अंडरग्राउंड बड़ी मात्रा में हॉकस्टोन डिपॉजिट्स हैं। येलो ग्रीन पहचानना आसान। हॉलर के ड्रिल का इस्तेमाल करके जितना हो सके माइन करना। हर अवेलेबल स्पेस भर देना, फिर जो बचे उसे वैक्यूम सील कर देना। मैंने ईयरपीस पहन लिया और उसे देखता रहा जब तक वह पीछे नहीं हट गया। फाइनल वार्निंग। रेक्स ने हैच के किनारे को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में लगभग असली डर था। सरफेस पर 2 लोकेशंस हैं, किसी के भी पास मत जाना। पहला, ओल्ड सिटी रूइंस, रिवाइवल ट्रीज की वजह से पागल हो चुके वार्डन्स से भरा हुआ। अंदर गए तो बाहर नहीं निकलोगे। दूसरा, एक मैसिव फॉर्मेशन जो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की शेप जैसा है, थियामिक कोर। हर थियामिक सेंटिनल जो रात में शिकार करता है, दिन में उसके अंदर सोता है। अगर किसी भी डायरेक्शन से उसे देखो, तुरंत मुड़ जाना। गुड लक एवन चेन। बैंग। हैच जोर से बंद हो गया। मैं पायलट सीट पर बैठा रहा। डर बिल्कुल नहीं था, सिर्फ एक हंग्री फोकस। मैंने थ्रस्ट लिवर नीचे खींच दिया। अर्थ, मैं आ रहा हूं। ईयर 6141, 5 hours 21 minutes। एक्सियल अनडॉक कंप्लीट। एक्सेलरेशन कंफर्म्ड। हॉलर सेलेस्टिया स्टेशन से अलग हो गया। इंजन्स ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे थे। पोल से लड़ते हुए हम सरफेस की तरफ गिर रहे थे। मेरी आंखें आगे जमी रहीं। ड्रिफ्ट मत करो, लैंडिंग कोऑर्डिनेट्स पर रहो, बस यही मायने रखता है। 5 मिनट भी नहीं लगे और जमीन ने मेरा व्यू पोर्ट भर दिया। दूरी में पुराने शहरों के रूइंस फैले हुए थे। ब्लैक टावर सुइयों की तरह आसमान में उठ रहे थे। मैंने बस एक नजर डाली और समझने से पहले ही मेरा पेट मिचलाने लगा। मैंने तुरंत नजर हटा ली। तुमने भी महसूस किया है ना? ईयरपीस क्रैकल हुआ। रेक्स की आवाज आई। उसे कुछ सेकंड्स देखना भी बीमार कर देता है। उसकी प्रोपोर्शंस पूरी तरह गलत हैं। ऐसी एसिमेट्री जो इंसानी इंस्टिंक्ट्स के हर बैलेंस को तोड़ देती है। वह साइकिक कंटेमिनेशन है। मैंने डिस्कम्फर्ट को दबाया। जबड़ा कस गया। मेरी आवाज में कुछ शार्प था और फिर हॉलर जमीन से टकराया। हैच खुला और आंखों से दिखने लायक डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी मुझ पर टूट पड़ी। मेरे शरीर का हर पोर अपने आप खुल गया। इस एनवायरनमेंट में एक दिन स्टेशन के अंदर 2 हफ्तों से ज्यादा कल्टीवेशन देता था, लेकिन अप्रिशिएट करने का समय नहीं था। डार्क होने के बाद थियमिक सेंटिनल्स पूरी तरह एक्टिव हो जाते थे। मेरे पास शायद 14 घंटे थे और हर सेकंड की कीमत थी। मैंने आसपास का एरिया स्कैन किया। क्लियर। मैंने कुछ प्रिसाइज मूवमेंट्स में माइनिंग प्रोब डिप्लॉय कर दिया। ड्रिल साफ तरीके से जमीन के अंदर उतर गई। क्लीन और एफिशिएंट। प्रोब को डिपॉजिट्स ढूंढने में 30 मिनट लगते थे। ग्रीन लाइट, प्रोब खुद संभाल लेगा। रेड लाइट, मैन्युअली रिपोजिशन करना होगा। रेक्स की आवाज फिर आई। सर्वे के दौरान मूव कर सकता हूँ? रेंज के अंदर रहो, उसने जवाब दिया। नहीं तो अंडरग्राउंड लोग देखेंगे कि कोई गार्ड नहीं कर रहा और प्रोब सैबोटाज कर देंगे। अंडरग्राउंड लोग? मैंने भौंक सिकोड़ ली। इस शब्द का मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। टावर से भागे हुए लोग, जिनके दिमाग बदल चुके हैं। उन्होंने दर्द को चाहना सीख लिया है। उसने जल्दी से समझाया। एक मशरूम है, पेल रेड सॉफ्ट। नॉर्मल लोग उसे खाएं तो वह उन्हें चीर देता है, लेकिन अंडरग्राउंड लोगों के लिए वह डोपामिन को किसी भी नेचुरल लिमिट से ऊपर पहुंचा देता है। जितना दर्द महसूस करें उतना और चाहें। मेरा एक्सप्रेशन बदल गया। तो उनके लिए टावर पैराडाइज होगा। एग्जैक्टली, उसने कहा। इसीलिए टावर में सिर्फ हम जैसे लोग रहते हैं जो अभी भी सेन हैं। फिर हम उनके जैसे बनना क्यों नहीं सीखते? टावर पावरलेस हो जाएगा। स्टेशन लीडरशिप इसे छिपाती है। हमें नहीं पता ये कैसे काम करता है। उसके बाद वह चुप हो गया। मैंने भी आगे नहीं पूछा। मैं डेंस फॉरेस्ट के अंदर
अंदर बढ़ गया स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉलो करते हुए, एज्ड पोरर रूट और डीप पर्पल थिसल रूट ढूंढने के लिए। फाउंडेशन पिल के 2 कोर इंग्रेडिएंट्स, रेयर और कभी गारंटीड नहीं। रास्ते में मैंने अच्छी मात्रा में स्पिरिचुअली चार्ज्ड प्लांट्स भी इकट्ठा कर लिए, फिर भी दोनों मेन टारगेट्स का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन इतनी चीजें मिल गईं कि उनसे पिल्स बनाकर क्रेडिट्स कमाए जा सकते थे। ट्रिप बेकार नहीं गई थी। ज्यादा समय नहीं बीता और शाम हो गई। 5 हांडे। अब वापस लौटो। ज्यादा देर हुई तो थियामिक सेंटिनल्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। रेक्स की आवाज ईयरपीस से आई। मैं अभी सिर्फ ची रिफाइनिंग स्टेज पर था। यहाँ लिमिट्स टेस्ट करने जितना रेकलेस नहीं था। मैं मुड़ा और हॉलर की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं लैंडिंग साइट के करीब पहुंचा, हवा के साथ मेरे कानों में आगे से एक गीली अजीब आवाज आई। मेरा पूरा शरीर तुरंत तन गया। मैंने ईयरपीस को ऑडियो एम्प्लीफिकेशन मोड पर स्विच कर दिया। तुम भी सुन रहे हो? ये कैसी आवाज है? मैं सुन रहा हूँ। उसकी आवाज पहले से ज्यादा भारी हो गई। और आगे मत जाना, वह आवाज थियामिक कोर की है। मेरा पेट अंदर तक बैठ गया। मेरा हॉलर ठीक आगे था। अगर मैं आगे नहीं जा सकता तो स्टेशन वापस कैसे जाऊंगा? पहले उसकी पोजीशन कंफर्म करो। जब तक अंधेरा नहीं हुआ वह अटैक नहीं करेगा। अगर तुम पास भी हो। मैंने खुद को जबरदस्ती स्टेडी किया, अपने कदम हल्के किए और सावधानी से आगे बढ़ा। ट्री लाइन के किनारे पहुंचकर मैंने देखा, सामने खुले मैदान में लगभग 4 आदमियों जितना ऊंचा एक सेमी ट्रांसपेरेंट मैस पड़ा था, जिसकी शेप अनमिस्टेकेबली ह्यूमन ब्रेन जैसी थी। मेरा हॉलर पूरी तरह उसके अंदर इनगल्फ हो चुका था। पूरा ग्राउंड थियामिक सेंटिनल्स से ढका हुआ था, इतने ज्यादा कि मेरी स्कैल्प तक सिहर गई। तुम देख रहे हो? देख रहा हूं। मैं उस पल्सिंग मैस को घूरता रहा। उसने मेरा हॉलर पूरी तरह निगल लिया है। अब क्या करूं? मान लो आज तुम्हारी लक अच्छी नहीं है। रेक्स कड़वी हंसी हंसा। कोर रैंडम लोकेशंस पर स्पॉन करता है। उसके तुम्हारे हॉलर पर ठीक उतरने की चांसेस लगभग 0 हैं। क्या पहले ऐसा हुआ है? कुछ बार। उसने बिना घुमाए जवाब दिया। हॉलर में ऑटो पायलट है, वह खुद वापस उड़ सकता है। ड्राइवर सरफेस पर रह जाता है और वहीं मर जाता है। रिवाइवल पॉसिबल है, लेकिन बहुत क्रेडिट्स लगते हैं और मिशन फेलियर पर एक्स्ट्रा पेनल्टीज भी। खराब डील। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, लेकिन अगर तुम सुबह तक सरवाइव कर गए और इसके खुद डिसॉल्व होने का इंतजार किया तो पेनल्टीज भी नहीं लगेंगी, और जो और तुमने माइन किया है वह प्योर प्रॉफिट होगा। मैं उस पल्सिंग ग्रोनिंग मैस को घूरता रहा और अपने दांत भींच लिए। सुबह तक जिंदा कैसे रहूं? 1 मिनट, मैं पूछ कर आता हूं। ईयरपीस शांत हो गया। मैं ट्री लाइन पर खड़ा थियामिक कोर को देखता रहा, जबकि आसमान धीरे धीरे और डार्क होता गया। 15 मिनट बाद रेक्स वापस आया। कुछ मिला? 2 ऑप्शंस हैं। सर्वाइवल चांस पॉसिबल। पहला ऑप्शन, ओल्ड सिटी रूइंस में चले जाओ। वह वार्डन्स का टेरिटरी है। थियामिक सेंटिनल्स वहां नहीं जाते। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि मैंने मना कर दिया। वार्डन की टेक्नोलॉजी मुझे 3 कदम से पहले खत्म कर देगी। वहां जाना मतलब तुरंत मरना। तो मान लो अगर लक खत्म हुई तो रन खत्म। रेक्स सीधा था। ऑप्शन 1 पसंद नहीं तो ऑप्शन 2 है अंडरग्राउंड, अनबाउंड का टेरिटरी। वहां सेंटिनल्स भी नहीं जाते। फिर उसने तुरंत वार्निंग दी, लेकिन बाद में मत कहना मैंने नहीं बताया। अनबाउंड देखते ही अटैक नहीं करते, लेकिन वे बहुत अजीब हैं। उनसे हमारा लगभग कोई कांटेक्ट नहीं। अंदर गए तो अपने दम पर। मैंने आसमान की तरफ देखा। 6 हाउंडर। डार्क होने में सिर्फ 1 घंटा। हेजिटेट करने का समय नहीं था। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए ऑप्शन 2 चुन लिया। लेकिन नीचे जाऊंगा कैसे? सरफेस पर तुम्हारा मिशन क्या है? उसने पलटकर पूछा। मैं तुरंत समझ गया। मेरी आंखें चमक उठीं। माइनिंग प्रोब। उसकी आवाज तुरंत तेज हो गई। तुम्हारा प्रोब अंदर नहीं खींचा गया था, है ना? नहीं। तो इंतजार किस बात का? उसकी आवाज ईयरपीस में गूंज उठी। प्रोब की पावर मैक्स कर दो। ड्रिल नीचे घुसाओ। सरफेस तोड़ दो। मैं घूमकर प्रोब की तरफ दौड़ा और थ्रॉटल पूरी तरह ऊपर धकेल दिया। अगले ही सेकंड ड्रिल हेड ने कान फाड़ देने वाली आवाज निकाली। ऑल और नथिंग। अब वापस जाने का रास्ता नहीं था। ड्रिल पूरी ताकत से जमीन में घुस गई। मेटल के रॉक से टकराने की थंडरस आवाज हर तरफ फट गई। वाइब्रेशन से मेरे पैर सुन्न हो गए। पास मौजूद 4 स्टोरी ऊंचा थियामिक कोर तक इस आवाज में कांप उठा और पल्स करने लगा। उसकी सरफेस पर महीन क्रैक्स उभर आईं और दरारों के बीच काउंटलेस थियामिक सेंटिनल्स हिलने लगे, जैसे किसी भी पल बाहर टूट पड़ेंगे। क्या हुआ? अंदर घुसे? रेक्स की आवाज ईयरपीस में पैनिक से भरी थी। डार्क होने में 30 मिनट। फोकस रहो। बोलना बंद करो। मैंने दांत भींचकर जवाब दिया। कनपटी की नस फड़क रही थी। तुम्हारा हर शब्द चीजों को और खराब कर रहा है। आंखों के कोने से मैंने देखा कि थियामिक कोर की क्रैक्स और चौड़ी हो रही थीं। एक सेंटिनल आधा बाहर निकल चुका था। डार्क होने में 15 मिनट। रिमाइंडर फिर ईयरपीस से फटा। 15 मिनट से भी कम। मुझे पता है, पता है। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। प्रोब की प्रोग्रेस पर आंखें गड़ाए हुए मन ही मन गालियां बक रहा था। मैंने अपना पानी निकाला और हर बूंद ड्रिल शाफ्ट पर उड़ेल दी। शार्प हिस। तुरंत सफेद स्टीम उठी। ओवरहीट अलार्म आखिर शांत हो गया। मैंने और 10 मिनट दांत भींच कर निकाले। फिर ड्रिल की रोर बंद हो गई। आर पार हो गया। अभी कूदो। अभी। अभी। रोप को भूल जाओ।
रेक्स की आवाज ईयरपीस में एक्साइटमेंट से फटने वाली थी, लेकिन मैं घूमकर देखता हूँ और मेरा दिल बैठ जाता है। थियमिक कोर पूरी तरह फट चुका था। थियमिक सेंटिनल्स की काली बांट बाहर निकल चुकी थी और कुछ ही सेकंड्स में ड्रिल शाफ्ट तक पहुंच गई। टाइम नहीं था। मैंने तुरंत फैसला किया। स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने केबल को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, छलांग लगाई और सैकड़ों मीटर गहरे शाफ्ट में सीधा कूद गया। हे भगवान, तुम सच में कूद गए।